स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका ओके बायोलॉजी में स्वागत है। आज के इस वीडियो के साथ ही हम शुरू करने वाले हैं अध्याय नंबर 7। इसका नाम है विकास या इवोल्यूशन। तो इसको हम उद्विकास भी कहते हैं। कि हमारी पृथ्वी बनने के पश्चात जो प्रथम जीव बना है और उसके बाद में जो जैविक विविधता वर्तमान में बनी है, जीवों के अलग अलग रूप बने हैं, तो वो किस तरह से बने हैं उनका हम कंप्लीट इसमें अध्ययन करने वाले हैं। देखिए, एक विज्ञान की शाखा है विकासीय जीव विज्ञान, जिसको अपन इवोल्यूशनरी बायोलॉजी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि पृथ्वी पर जितने भी जीवों के रूप पाए जाते हैं उनका क्या इतिहास था, उनकी हिस्ट्री क्या थी, कैसे उनका विकास हुआ, तो उसका सारा हम जब अध्ययन करते हैं तो मतलब स्टडी ऑफ हिस्ट्री वेरियस टाइप ऑफ लिविंग्स, तो जितने भी जीव रूप है उनके अपन इतिहास का अध्ययन करते हैं, तो वो हमारे विज्ञान की शाखा है विकासीय जीव विज्ञान। अर्थात पृथ्वी पर विभिन्न तरह के जो जीव हैं वो करोड़ों वर्षों से अपने पूर्वजों में हुए परिवर्तनों से विकसित हुए हैं। तो देखिए, जितने भी आज जीव बने हैं वो किसी न किसी उसके पूर्वज थे। उन पूर्वजों में धीरे धीरे बदलाव आया है और बदलाव के कारण आज वो एक नई प्रजाति के रूप में, नए नए जीवों के रूप में विकसित हुए हैं। तो लगातार अपने पूर्वजों में हुए बदलाव परिवर्तन के कारण ही पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीव रूपों का या जीवों का विकास हुआ है। अब ये विकास या उद्विकास क्या होता है? तो देखिए, विकास की और इवोल्यूशन की जब अपन बात करें तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जो जीव हैं वो अपने पूर्वजों से आनुवांशिक लक्षणों में पीढ़ी दर पीढ़ी हुए परिवर्तनों के कारण विकसित हुए हैं। तो देखिए, जब भी किसी जीव के आनुवांशिक लक्षण मतलब उसका डीएनए या जीन में कोई बदलाव आता है तो फिर उससे आगे एक नई जाति का या नए गुण आते हैं और नए गुण धीरे धीरे क्या है एक नई जाति के रूप में विकसित हो जाते हैं। तो जितने भी ये जीव बने हैं पृथ्वी पर, उनके पूर्वजों में जो पीढ़ी दर पीढ़ी उनमें जो आनुवांशिक लक्षण का संचरण हुआ है उनमें धीरे धीरे बदलाव आया है और उस बदलाव के कारण ही उद्विकास या इवोल्यूशन हुआ है। इसे हम विकास या इवोल्यूशन कहते हैं। तो ये थे हमारी थी उद्विकास की परिभाषा की जो हमारे आनुवांशिक डीएनए होता है उसमें पीढ़ी दर पीढ़ी जो परिवर्तन आया है उससे नए नए गुण वाले जीव पैदा हुए हैं और नए गुण वाले जब जीव पैदा होते हैं तो धीरे धीरे वो एक नई जाति के रूप में विकसित हो जाते हैं और हमें एक नया जीव देखने को मिलता है। अब बात करते हैं ब्रह्मांड की, यूनिवर्स की। जब अपन ब्रह्मांड की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत बड़ा एक जो एरिया है वो हमारे दिमाग में आता है, जिसमें हमारी पृथ्वी, सौरमंडल और तमाम प्रकार के जितने भी और अंतरिक्ष के घटक है वो सारे उसके अंदर शामिल है। तो ब्रह्मांड बहुत विशाल है। ब्रह्मांड आकाश गंगाओं का एक विशाल समूह है। देखिए, आकाश गंगा गैलेक्सीज का एक ये बहुत बड़ा विशाल एक ग्रुप है, समूह है। अब ये आकाश गंगाएं क्या होती है? तो आकाश गंगाओं में तारों के समूह है, उसमें गैसों के बहुत बड़े बड़े बादल हैं और उसमें धूल के कण मौजूद है। तो आकाश गंगाओं में तारे हैं और गैसों के अन्य गैसों के बादल हैं, धूल के कण, तो ये सारी चीज़ें मिलकर गंगाओं का, आकाश गंगाओं का निर्माण करती है। ब्रह्मांड के आकार को देखते हुए हमारी पृथ्वी केवल एक बिंदु या कणिका मात्र है। कि ब्रह्मांड इतना विशाल है कि हम यदि पृथ्वी और ब्रह्मांड की तुलना करें तो हमारी पृथ्वी एक कण के समान है, एक मिट्टी के कण की तरह हमारी पृथ्वी है ब्रह्मांड के अपेक्षा। यह आज का जो ब्रह्मांड है लगभग 2000 करोड़, या जिसको अपन 20 बिलियन या इसको अपन 20 अरब भी कह सकते हैं, क्योंकि 1 बिलियन में 1 अरब होता है। तो 20 बिलियन या 2000 करोड़, तो हमारा जो ब्रह्मांड है वो लगभग 2000 करोड़ वर्ष पुराना है, ये याद रखिएगा। तो हमारे ब्रह्मांड की जो आयु 20 बिलियन है, यानी 20 बिलियन पहले हमारा ब्रह्मांड बना या उससे पहले बन गया था। तो उसकी जो लगभग ब्रह्मांड की हमारी आयु है वो है 2000 करोड़ वर्ष या 20 बिलियन वर्ष, इतना हमारा पुराना ये ब्रह्मांड है। ये आपको याद रखना है ये आंकड़ा कि ब्रह्मांड है वो लगभग 2000 करोड़ या 20 बिलियन वर्ष पुराना है। तार की जो दूरियां होती है, अब ब्रह्मांड हमने कहा कि ब्रह्मांड आकाश गंगाओं का बना हुआ और आकाश गंगाओं में बहुत सारे तारे हैं, तारों का समूह है, लेकिन वो तारे भी इतनी ज़्यादा दूरी पर है
कि हम उनकी लंबाई को मीटर या किलोमीटर में नहीं माप सकते। तो तार की दूरियों को, जो विभिन्न जो तारे हैं उनके बीच में जो दूरियां हैं उनको मापने के लिए एक इकाई कहाँ मिलेंगे, उसका नाम है प्रकाश वर्ष या लाइट ईयर। तो प्रकाश वर्ष के रूप में हम तारों की जो बीच की दूरियां होती है वो मापने का काम करते हैं। अब देखिए प्रकाश वर्ष क्या होता है। तो प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश एक निर्वात में एक वर्ष में पूरा कर लेते हैं। यानी जब प्रकाश किसी माध्यम में चलता है और तो उसमें कुछ बाधाएं उत्पन्न होती है, लेकिन वहाँ पर कोई भी माध्यम नहीं हो, हवा भी नहीं हो, वायु भी प्रेजेंट नहीं हो, तब वो निर्वात है। तो कुछ भी नहीं है माध्यम में, बिल्कुल खाली है, तो प्रकाश एक वर्ष में कितनी दूरी तय करता है वो कहलाता है प्रकाश वर्ष। और निर्वात में प्रकाश का वेग सबसे ज़्यादा होता है। इसका मान होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, यानी 3 लाख मीटर प्रति सेकंड ये हो जाता है। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड ये अधिकतम प्रकाश का वेग होता है, जो कि निर्वात में होता है। तो 1 सेकंड में इतने मीटर ये प्रकाश है वो अपनी दूरी तय कर लेता है। तो जो प्रकाश जिस हिसाब से दूरी करता है, तो हम इस सूत्र के द्वारा उसको गुणा करके दो तारों के बीच की दूरी को माप सकते हैं। जब हम अंधेरी रात्रि में आकाश में तारों को देखते हैं, देखिए, तो हम भूतकाल में देखते हैं। क्यों देखते हैं भूतकाल में? क्योंकि इनका निर्माण है वो बहुत ही पहले हो चुका है। आज जिन तारों को देखते हैं उनकी प्रकाश यात्रा, यानी जो प्रकाश की जो यात्रा है वो लाखों वर्ष पूर्व शुरू हुई थी। क्योंकि ये बहुत दूर है हमारे से, तो लाखों वर्ष पहले इनका प्रकाश चला था, तब जाके हमारे पास पहुंचा है। वे हमसे करोड़ों अरब मील दूर है। उनका प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंच रहा है और हम उनको देख पाते हैं। हम अपने आसपास की वस्तुओं को देखते हैं तो हमें तुरंत वो दिख जाती है, क्योंकि प्रकाश मौजूद है, क्योंकि वे वर्तमान काल की है। इस तरह जब हम तारों को देखते हैं, देखिए, तो हम भूतकाल में ताक झांक कर रहे होते हैं। जब अपन आसपास देखते हैं ना, तो प्रकाश करना हमें वस्तुएं दिख जाती है, तो वो तो हमारा वर्तमान हो गया कि ये वस्तु वर्तमान में पड़ी है। लेकिन जब अपन तारों की तरफ देखते हैं तो निश्चित बात है कि हम भूतकाल में देख रहे होते हैं, क्योंकि उन तारों का निर्माण बहुत करोड़ों साल पहले हो चुका है और उनसे जो प्रकाश निकल कर वो एक प्रकाश वर्ष के रूप में दूरी तय कर रहा है। तो इतने करोड़ों अरबों किलोमीटर दूरी तय करके वो हमारी आंखों तक पहुंच रहा है। इसका मतलब है तारों का निर्माण बहुत ही वर्षों करोड़ों साल पहले ही हो चुका था। तो यही बात है कि जब अपन तारों को देखते हैं तो ये निश्चित है कि हम भूतकाल में ताक झांक कर रहे होते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत जिसका नाम है महाविस्फोट का सिद्धांत, या जिसको अपन बोलते हैं बिग बैंग थ्योरी। तो बिग बैंग जो थ्योरी है वो किस लिए दी गई है, देखिए। तो एक साइंटिस्ट हुए हैं लेमेत्रे, इन्होंने ये थ्योरी दी थी, लेमेत्रे ने, और ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति को बताती है। ये जो सिद्धांत है ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में समझाता है कि आखिर ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो यहाँ महाविस्फोट का सिद्धांत, या जिसको अपन बिग बैंग थ्योरी कहते हैं, तो बिग बैंग का मतलब यहीं पर है, बिग यानी बहुत बड़ा, और बैंग का मतलब यहाँ पर है एक धमाका या बहुत बड़ा विस्फोट। तो एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ था और उससे हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। तो ये कैसे हुआ, देखिए। तो महाविस्फोट का जो सिद्धांत है बिग बैंग थ्योरी, वो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में बताता है। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है, आपको याद रखनी है कि महाविस्फोट का जो सिद्धांत है बिग बैंग थ्योरी, ये हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में बताता है। इसके अनुसार देखिए सिद्धांत क्या कहता है कि ब्रह्मांड अपनी प्रारंभिक स्थिति में एक छोटे सघन और आग के गोले की तरह था। मतलब पहले कुछ भी नहीं था, एक ब्रह्मांड जो था ये एक गोले की तरह था, और वो भी आग के गोले की तरफ था, और बहुत ही गाढ़ा या सघन एक गोला था, ठोस। इसका तापमान बहुत अधिक था, क्योंकि ये आग के गोले की तरह था तो तापमान बहुत ज़्यादा था। लगभग 20 बिलियन वर्ष पूर्व, देखिए हमने अभी कहा है कि हमारा ब्रह्मांड 2000 करोड़ या 20 मिलियन वर्ष पुराना है। तो आज से 20 बिलियन या 2000 करोड़ भी कह सकते हैं इसको, 2000 करोड़ साल पहले
एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ जिसे हम महाविस्फोट या बिग बैंग कहते हैं। और इस स्फोट से क्या हुआ कि वो जो सघन एक आग का गोला था वो बिखर गया और उसके कण बिखर गए, उसमें गैसें निकलने लगी और धीरे धीरे उसमें ऊर्जा भी निकली, तो ऊर्जा भी धीरे धीरे कम हुई, जिससे फलस्वरूप ब्रह्मांड का विस्तार हुआ। देखिए, विस्फोट तो हुआ उसमें, तो धीरे धीरे उसके कण वो चारों ओर फैल गए और अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जन के कारण तापमान में कमी आने लगी। तो विस्फोट होने के बाद में ऊर्जा निकली और ऊर्जा निकल गई और जिससे धीरे धीरे उसके तापमान में भी कमी आई। और तापमान में जैसे जैसे कमी आई तो कुछ समय बाद में क्या हुआ, हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसों का निर्माण हो गया। देखिए, ये हल्की गैसें हैं। ये कैसी है, ये बिल्कुल लाइट वेट या हल्की गैसें हैं। तो इन हल्की गैसों का निर्माण होने लगा था। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीत रहा था तो तापमान में लगातार कमी होती जा रही थी। देखिए, तो तापमान में कमी के कारण और धीरे धीरे गुरुत्वाकर्षण बल भी बढ़ रहा था, क्योंकि हर पिंड एक दूसरे पिंड को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण और तापमान में कमी के कारण क्या हुआ, जो ये गैसें बनी थी हल्की गैसें, इनका संघनन होने लगा, क्योंकि तापमान जब कम होता है तो अणु जुड़ने लगते हैं। तो इनका संघनन हुआ और ब्रह्मांड में आकाश गंगाओं या गैलेक्सीज का निर्माण हो गया। देखिए, तो आकाश गंगाएं बनने लगी। तो ये गैसें धीरे धीरे इनका संघनन होने लगा, जिसमें तारे भी बन गए। तारों के आसपास कुछ गैसें भी इकट्ठी हो गई और कुछ धूल के कण वगैरह थे, ठोस कण, वो भी इसके चारों ओर इकट्ठे हो गए और आकाश गंगाओं का निर्माण होने लगा। हमारी जो आकाश गंगा है, जिसमें हमारा हमारा सूर्य है या हमारी पृथ्वी है, तो हमारी जो आकाश गंगा का नाम है वो मिल्की वे है। मिल्की वे, जिसमें हमारा सौर मंडल स्थित है। तो हमारी जो आकाश गंगा का नाम है वो मिल्की वे है, ये आपको याद रखना है। और इसी में हमारा सौर मंडल स्थित है। मिल्की वे नामक जो हमारी आकाश गंगा है, उसमें सौर मंडल में पृथ्वी की रचना 450 करोड़ या 4.5 बिलियन वर्ष पूर्व मानी जाती है। अब ये एक महत्वपूर्ण बात आ गई है कि हमारी आकाश गंगा का निर्माण या सौरमंडल का निर्माण ये हो चुका है, मिल्की वे का निर्माण हो चुका है। तो इसका मतलब है हमारी पृथ्वी की और सौर मंडल का जो उत्पत्ति हुई है वो 450 करोड़ वर्ष पूर्व हुई है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई 2000 करोड़ वर्ष पूर्व है और हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई, 450 करोड़ वर्ष पूर्व या 4.5 बिलियन ईयर्स बिफोर हमारी पृथ्वी का निर्माण हुआ है, उसकी उत्पत्ति हुई है। तो आपको ये याद रखना है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति 2000 करोड़, पृथ्वी की उत्पत्ति 450 करोड़ वर्ष पूर्व है। अब ये जो हमारी अर्थ है, हमारी पृथ्वी, इसके बारे में अपन को समझेंगे। देखिए, तो अभी हमने कहा कि हमारी पृथ्वी का निर्माण 450 करोड़ यानी 4.5 बिलियन वर्ष पूर्व हुआ है। तो आप इसमें कोई सा भी आंकड़ा याद कर सकते हो। 450 करोड़ या 4.5 बिलियन वर्ष पूर्व हमारी पृथ्वी बन गई थी। पृथ्वी के निर्माण की प्रारंभिक जो अवस्था थी, देखिए, वो पृथ्वी जो प्रारंभिक अवस्था थी उस पर कोई वायुमंडल नहीं था। देखिए, तो प्रारंभिक अवस्था जब पृथ्वी बनी थी तो पृथ्वी पर कोई वायुमंडल नहीं था। पृथ्वी का तापमान भी बहुत अधिक था। सब पदार्थ, जितने भी पदार्थ थे वो गैसीय रूप में मौजूद थे। क्यों थे गैसीय रूप में? क्योंकि तापमान इतना ज़्यादा था कि जितने भी पदार्थ थे, तत्व थे, वो गैस के रूप में मौजूद थे। धीरे धीरे पृथ्वी के तापमान में कमी आने लगी, यानी धीरे धीरे जब समय बीता तो तापमान में कमी आई और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो गैसीय पदार्थ थे उनका संघनन शुरू हो गया, वो जुड़ने लगे और द्रव और ठोस पदार्थों का निर्माण होने लगा। क्योंकि जो गैसीय अवस्था में थे, धीरे धीरे तापमान में कमी आई, गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ा, नजदीक गए उनके परमाणु नजदीक गए, धीरे धीरे वो द्रव अवस्था में आने लगे और ठोस अवस्था में आने लगे। उनका ठोस अवस्था और द्रव अवस्था में उनका निर्माण होने लगे। तो अभी तक हमने समझा है कि हमारी पृथ्वी 450 करोड़ वर्ष पूर्व बनी थी। प्रारंभिक अवस्था में कोई वायुमंडल नहीं था, बहुत गर्म थी, सभी पदार्थ गैस के रूप में थे। धीरे धीरे तापमान में कमी आई, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो गैसीय पदार्थ थे वो जुड़ने लगे और द्रवित अवस्था में आ गए, ठोस अवस्था में आने लगे। चूंकि प्रारंभिक अवस्था में पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं था, ये हम बात कर रहे थे कि
शुरुआत में कोई वायुमंडल नहीं था पृथ्वी पर। अतः जो गर्म द्रवित और गलित पदार्थ थे, क्योंकि धीरे धीरे तापमान में कमी आ रही थी, तो जो गैसीय पदार्थ थे वो धीरे धीरे द्रवित अवस्था में आ गए। तो द्रवित अवस्था में जो पदार्थ थे या जो गलित पदार्थ थे, जो द्रव्य अवस्था में थे, उनसे देखिए धीरे धीरे क्या हुई, जलवाष्प निकलने लगी। जलवाष्प का मतलब है H2। तो ये वाष्प के रूप में था। मेथेन यानी CH4 मेथेन, CO2 और अमोनिया का मतलब है NH3। तो जलवाष्प, मेथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया आदि गैसें निर्मुक्त होकर यानी मुक्त होकर पृथ्वी के धरातल पर एकत्र होने लगी। अब देखिए हम वायुमंडल के निर्माण की प्रक्रिया को समझ रहे हैं कि शुरुआत में गैसीय थे, धीरे धीरे तापमान में कमी आई तो द्रव अवस्था में आ गए पदार्थ, और द्रव अवस्था में जो पृथ्वी पर भरा पड़ा था उसमें धीरे धीरे क्या हुआ, जलवाष्प निकली, मेथेन निकली, कार्बन डाइऑक्साइड निकली और अमोनिया निकली। यहाँ आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं बन रही है। अभी ऑक्सीजन यहाँ पर नहीं है, ऑक्सीजन बहुत बाद में जाकर बनने वाली है। तो ऑक्सीजन से पहले कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है, देखिए अमोनिया भी मौजूद है, कार्बन डाइऑक्साइड भी मौजूद है, मेथेन है, जलवाष्प है, ये सारी गैसें पहले से मौजूद है, जबकि अभी ऑक्सीजन का निर्माण यहाँ पर नहीं हुआ है। ये सारी गैसें धीरे धीरे वायुमंडल जो धरातल था, पृथ्वी का धरातल है, उस पर एकत्रित होने लगी। अब क्या हुआ, सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें थी, क्योंकि तापमान भी अभी इतना ज़्यादा कम नहीं हुआ था, धीरे धीरे कम हो रहा था, तो सूर्य से पराबैंगनी किरणें सीधी धरती पर आ रही थी, क्योंकि ओजोन भी नहीं बन रही थी, तो पराबैंगनी किरणें सीधी धरती पर गिर रही थी। तो पराबैंगनी किरणों के कारण क्या हुआ, जो पानी था जलवाष्प के रूप में, इस पानी को इस पराबैंगनी किरणों ने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ दिया। देखिए अब यहाँ पर ये ध्यान देना आपको, पराबैंगनी किरणों ने पानी को तो तोड़ दिया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, लेकिन ये जो हाइड्रोजन है ये हल्की होने के कारण मुक्त हो गई। देखिए हल्की H2 मुक्त हो गई, लेकिन ये जो ऑक्सीजन है ये मुक्त नहीं हो पाई, क्योंकि भारी गैस थी और ये तुरंत ही उस द्रवित या गलित पदार्थों से क्रिया करके अन्य पदार्थों में बदल गई। ये मुक्त नहीं होती है, ये अभी ऑक्सीजन है वो केवल कंपाउंड स्टेज में या संयुक्त अवस्था में मौजूद है, वायुमंडल में मुक्त रूप से नहीं बनेगी। तो H2 तो हल्की थी, तो ये तो चलो वायुमंडल में चलेगी या जबकि ऑक्सीजन जो है वो अभी संयुक्त अवस्था में रहेगी, मुक्त नहीं हो रही है। तो ये जो O2 थी, इसने क्या किया, तुरंत ही अमोनिया से और मेथेन के साथ क्रिया करके फिर से जल बना लिया, कार्बन डाइऑक्साइड बना लिया, अन्य गैसों की रचना कर ली। ऑक्सीजन संयुक्त अवस्था में थी। देखिए ये एक महत्वपूर्ण बात है कि अभी ऑक्सीजन मुक्त नहीं हुई है, ये केवल संयुक्त अवस्था में, जैसे यहाँ पर किस अवस्था में है, ये जल के रूप में मौजूद है। देखिए तो केवल ये संयुक्त अवस्था में मौजूद थी। अब पृथ्वी पर इन सभी गैसों से क्या हुआ, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वायुमंडल का निर्माण हो गया, क्योंकि पृथ्वी है वो इन गैसों को भी खींच रही थी। तो धीरे धीरे ये गैसें वो धरातल के नज़दीक इकट्ठी होती गई और धीरे धीरे पृथ्वी पर वायुमंडल बनने लगा। अभी भी इस वायुमंडल में ऑक्सीजन उपस्थित नहीं है, देखिए ये भी ध्यान देना है, अभी इस वायुमंडल में ऑक्सीजन मुक्त रूप से उपस्थित नहीं है। धीरे धीरे क्या हुआ कि पृथ्वी के चारों ओर ओजोन परत का गठन हो गया। देखिए ये कैसे हुआ, ये ऑक्सीजन बाद में जाके बनेगी, जब पहला नीलहरी शैवाल बनेगा ना, वो प्रकाश संश्लेषण करेगा तो वो ऑक्सीजन का निर्माण करेगा, तब जाके हमारा वायुमंडल में ऑक्सीजन आएगी। तो शुरुआती जो वायुमंडल है वो तो बिल्कुल अपचायक की तरह था, रिडक्सिंग अपचायक की तरह था। ऑक्सीकारिक वायुमंडल पहली बार जब ऑक्सीजन बनी थी तब हुआ है। अब धीरे धीरे क्या हुआ, पृथ्वी के चारों ओर ओजोन का निर्माण होने लगा, जिससे पराबैंगनी किरणें अब पृथ्वी पर नहीं आ रही थी। जब पृथ्वी पर तापमान और कम हुआ तो जलवाष्प बरसात के रूप में बरसने लगी, जिससे पृथ्वी की सतह पर गहरे स्थान थे वो पानी से भर गए, महासागरों की रचना हो गई। पृथ्वी की उत्पत्ति के लगभग 50 करोड़ वर्ष बाद में, देखिए ये एक महत्वपूर्ण बात है, पृथ्वी की उत्पत्ति हो गई 450 करोड़ वर्ष बाद पूर्व, और उसके 50 करोड़ बाद में यानी लगभग 400 करोड़ यानी 4 बिलियन वर्ष पूर्व हमारा पृथ्वी पर पहली बार जीवन प्रकट हुआ था। तो पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति पहली बार 400 करोड़ या 4 बिलियन वर्ष पूर्व हुई है। तो ये एक इम्पोर्टेंट बात है। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति तो 2000 करोड़ वर्ष पूर्व है, पृथ्वी की उत्पत्ति 450 करोड़ वर्ष पूर्व है,
और पहले जीवन की उत्पत्ति पृथ्वी पर 400 करोड़ वर्ष पूर्व है। तो ये अपन को ध्यान रखेंगे, यानी 4 बिलियन। और पहली जो एकोशिकी रूप बनेगा वो 3 बिलियन यानी 300 करोड़, और पहली कोशिका बनेगी वो 200 करोड़ साल पूर्व है पहली कोशिका बनेगी, देखिए। और 150 करोड़ पूर्व है हमें यूकेरियोटिक कोशिका बन रही थी पृथ्वी पर। तो ये सारे अपन धीरे धीरे पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना है कि पृथ्वी का जो प्रारंभिक वायुमंडल था वो ऑक्सीजन के बिना था, ऑक्सीजन नहीं थी, और तो बाकी कैसे थी, तो अपचायक की तरह था प्रारंभिक जो वायुमंडल था। यानी हम ये कह सकते हैं कि पृथ्वी का जो प्रारंभिक वायुमंडल था, ये कई बार प्रश्न पूछा जाता है, प्रारंभिक या जिसको अपन आदि वायुमंडल बोलते हैं, वो अपचायक था। अपचायक इसलिए था क्योंकि ऑक्सीजन वहाँ पर एब्सेंट थी, ऑक्सीजन नहीं थी, मुक्त रूप से ये वहाँ पर नहीं थी। तो आदि या प्रारंभिक जो वायुमंडल था वो अपचायक था क्योंकि ऑक्सीजन नहीं थी। फिर जब ऑक्सीजन आ गई थी तो तब जाकर ये ऑक्सीकारी हुआ था। तो ये जब पहली बार कोई नीलहरी शैवाल बने थे तो उन्होंने प्रकाश संश्लेषण किया था और जल को लेकर तब पहली बार ऑक्सीजन बनी थी, और हमारा वायुमंडल है वो ऑक्सीकारी हुआ था। स्टार्टिंग में अपचायक था, फिर ऑक्सीकारी हुआ है। तो ये अपने वायुमंडल की इसमें चर्चा कर लिए। बाकी का जो चैप्टर है वो अगले वीडियो में अपन नेक्स्ट इसके टॉपिक को देखने वाले हैं।